मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक स्त्री जातिका की कुंडली पर, जिसकी शादी हुई और शादी होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गए, मतलब तलाक की तैयारी हो गई। क्या है उसकी कुंडली में, कैसे योग है उसकी कुंडली के, ताकि आपका मार्गदर्शन हो, विचार करेंगे। जातिका का जन्म 6 दिसंबर 1993 कृष्ण पक्ष 8 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र चरण 1 में हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 13 अंश थे और तीर्थ भाव में केतु वृषभ राशि में 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में चंद्रमा सिंह राशि में 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। जातिका की सिंह राशि बनी। अष्टम भाव में लग्नेश गुरु तुला राशि में 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। लग्नेश स्वाति नक्षत्र में है और स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। नवम भाव में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में मंगल 25 डिग्री लेकर के विराजमान है, अस्त है। वहीं पर सूर्य 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। राहु 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध 5 डिग्री लेकर के विराजमान है और एकादश भाव में शनि की स्थिति रही। दर्शकों, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर ये केंद्र है, ये प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये केंद्र भाव हैं, इनमें जब कोई ग्रह नहीं होता तो वह कुंडली संघर्ष वाली बन जाती है। इसको बहुत ही निर्धन योग कहा गया है। और दूसरा, केंद्र योग भी इसके साथ साथ हो, चारों केंद्र खाली हो और केंद्र योग भी कहीं बना रहा हो तो और नरक तुल्य बात बन जाती है। उसके साथ साथ दर्शकों, सप्तम भाव व्यवसाय का भाव है और नवम भाव भी व्यवसाय में प्रतिष्ठा दिलाने वाला भाव है और पिता के सुख वाला, पिता के सुख का भाव है। आपकी लगन कोई भी कुंडली हो, यहां पर कोई भी राशि हो, यहां पर कोई भी राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कोई भी लगन हो, मतलब है सप्तम भाव से, मतलब है नवम भाव और दसम भाव से। सप्तम भाव भी रोजगार का है, क्यों? दसम से दसम सप्तम भाव है और सप्तम भाव जीवन साथी का भी भाव है और दसम भाव पिता के सुख का भाव है और व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है। जब तक दसम भाव बलवान नहीं है, लगने शुभ स्थिति में बलवान नहीं है, कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। तो दर्शकों, रोजगार की समस्या, जब सप्तम भाव पीड़ित हो गया तो सप्तमेश पर अगर पृथक कारक ग्रह का प्रभाव हो तो सप्तमेश मुख्य तौर पर हम साधारण भाषा में सीधा कहते हैं जीवन साथी। व्यवसाय को तो भूल ही जाते हैं सप्तमेश के नाम पर। जहां पर भी ऐसा ही समझ लो कि जब सप्तमेश पर पृथाचनक कारक का प्रभाव होगा तो उस बालक का घर नहीं बसेगा, चाहे वो कन्या हो या पुरुष हो, कुंडली किसी की भी होने दो। सप्तमेश पर अशुभ प्रभाव, सप्तमेश पर और चतुर्मेश पर कुंडली में अशुभ प्रभाव है। सुख की हानि, पृथकता का प्रभाव है। दाम्पत्य सुख एवं रोजगार की हानि, क्योंकि सप्तम भाव रोजगार का भी है। दाम्पत्य सुख की हानि तो है ही, जब दाम्पत्य सुख की हानि है तो रोजगार का भी भाव है। दूसरा है, दर्शकों, हम हमेशा कुंडली में बताते हैं कि शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र बेटी है, शुक्र स्त्री है, शुक्र धन है, वैभव है और शुक्र सभी भौतिक सुखों का दाता है। और शुक्र से कन्या जातक हो या पुरुष जातक हो, सभी का दाम्पत्य सुख बनाने में, मधुरता बनाने में शुक्र का योगदान रहता है। अगर शुक्र पर पृथकता का प्रभाव हो तो भौतिक सुखों की हानि होती है, दाम्पत्य सुख की हानि होती है। अगर कई पुरुष जाति की कुंडली है तो विवाह में भी परेशानियां आती हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के आज हमने वीडियो आपके लिए ये वास्तविक कुंडली का अध्ययन करते हैं और जो कि मेरे पास अभी आई है, इसको मैं अध्ययन करने के बाद आपको बता रहा हूं। सभी केंद्र खाली,
केंद्र योग सप्तमेश और शुक्र पर पाप प्रभाव नरक तुल जीवन। दर्शकों, जाति का अगर जन्म मीन लगन में हुआ, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, सभी बताते हैं, मीन लगन के स्वामी गुरु हैं और गुरु आस्तिका के प्रतीक हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होते हैं ऐसे जातक। इनका लेखन कार्य में रुचि होती है और ये कम खर्च करने वाले भी होते हैं, फिर भी इनके पास धन नहीं टिकता। ये आत्मविश्वासी होते हैं और लग्नेश गुरु अष्टम भाव में है। आयु लंबी होगी, खर्च करने में हाथ को पीछे रोकेंगे, धन के पीछे पड़े रहना, क्योंकि सप्तम दृष्टि धन भाव को देख रहा है, लेकिन गुरु यहां स्वाति नक्षत्र में है, पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को भी देख रहा है, खर्च का अधिकता होगा। परंतु एक और भी बात है कि अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। गूढ़ ज्ञान में लेकर के ऐसा बालक विद्या विशारद तो होगा ही, धन यानी विद्या का धनी होगा, गूढ़ ज्ञान का उसको होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अष्टम भाव हमारे गुप्त अंगों का भी भाव है और लग्नेश का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं असामाजिक कार्य की तरफ उसका रुझान हो सकता है। अगर दूसरा भी कोई ग्रह उसके लगन को प्रोत्साहन दे तो ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव में है, मित्र राशि में है। कुछ कठिनाई के साथ भाग्य की उन्नति तो करेगा। शत्रु राशि से सप्तम भाव को देख रहा है कि सूर्य की एक ही दृष्टि है, वैसे तो केंद्र प्रभाव भी है लेकिन हम नहीं बताते, कंफ्यूजन हो जाता है। तो भाग्य की उन्नति तो करेगा लेकिन भाई बहनों से विरोध रहेगा और जीवन में कठिनाई के साथ ऐसा उन्नति करेगा, परिश्रम से उन्नति करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा, अपने आप को स्थापित करेगा, ऐसा सूर्य भाग्य में आकर के। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पंचमेश है और छठे भाव में है। शत्रु से अशांति का सामना करना पड़ता है उसको। और अष्टम है, कृष्ण पक्ष अष्टम है, उससे आगे जाएंगे तो चंद्रमा पक्ष बली कमजोर होता जाएगा, बलवान है। शिक्षा संतान में परेशानी, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चे से अधिक होगी और बाहरी संबंधों से असंतोष होगा। बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। दोनों भाव अच्छे हैं और मंगल गुरु का मित्र है, मित्र राशि है। मंगल अपने भाव में है। मंगल भाग की वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि अपने भाव में है। भाग्यशाली होना चाहिए ऐसे जातक को, यशस्वी होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मंगल अस्त है। क्या करेगा? और वो भी 20 और 25 5 डिग्री का फर्क है। अगर 10-12 डिग्री का फर्क हो तो ऐसा मतलब प्रभाव देगा। जैसे सूर्य अस्त हो जाने के बाद हमको शाम को प्रकाश देखने को मिलता है तो थोड़ा बहुत तो देगा, लेकिन अंश इतने ऐसे हैं कि कुछ नहीं। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और मीन लगन के लिए बुध केंद्राधिपति दोषी है। बुध यहां पर त्रिकोण में आ गया, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया। बुध सप्तमेश जब नवम भाव में होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका जीवन साथी अच्छा विवेकशील होता है, धर्म प्रयाण मिलती है, सुंदर मिलती है, समझदार मिलती है। लेकिन जातक स्वयं जो है जब नवम भाव में आ जाता है तो स्वयं असामाजिक कार्य भी जातक कर सकता है, क्योंकि सप्तमेश नवम भाव में पत्नी तो उसकी ठीक मिलेगी लेकिन उसका आचरण थोड़ा सा गलत हो सकता है। कन्या की कुंडली है तो आप ऐसा समझो कि जीवन साथी का तो आचरण ठीक मिलेगा लेकिन खुद का आचरण थोड़ा सा गलत हो सकता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों शुक्र तीर्थ भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है। शुक्र भौतिक सुखों का दाता है। शुक्र राहु और सूर्य के मध्य है। राहु के 8:40 है, सूर्य के 26 है, राहु से पीड़ित है और सूर्य से शुक्र की दूरी 10 डिग्री 1 अंश है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ हमारे
विद्वानों का तो कहना यह है कि 10 डिग्री तक अस्त हो जाता है, कुछ इसको 9 डिग्री तक मानते हैं, परंतु ठीक है, अस्त नहीं है लेकिन सूर्य के प्रभाव में तो है। 10 डिग्री 1 अंश का फर्क है, सूर्य के प्रभाव में तो है। ऐसा तो है नहीं कि 10 का या 9 तक अस्त रहता तो प्रभाव सूर्य के प्रभाव में और राहु के प्रभाव में है। सूर्य और राहु पृथाजनक हैं और पृथाजनक है, शुक्र के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र जिसका भी स्वामी होगा उस संभव से, उस रिश्ते से उसको पृथक करेगा। शुक्र यहां पर गुप्त अंगों का स्वामी है, गुप्त अंगों का स्वामी है और उसमें भाई बहन का स्वामी है, इनसे पृथकता लाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जो सुख के भौतिक सुख है वो अच्छे नहीं होंगे। दूसरा, हमारे ज्योतिष के जो विद्वान हुए हैं उनका यह भी कहना है सप्तमेश और शुक्र अगर राहु से प्रभावित हो तो ऐसे जातक असामाजिक कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आगे बताएं, लास्ट में हम विश्लेषण देखेंगे। अब यह बात आगे चुकी, अभी करते हैं शनि की बात। शनि एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में है और शनि की 1 डिग्री है। शनि नीच दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। चलो, जितनी डिग्री है उतना ही फर्क देगा, धन की हानि करेगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा, रोग शत्रुओं से देता है, जितनी डिग्री उतना ही प्रभाव देगा। दसम दृष्टि से यहां पर नवम भाव को देख रहा है, तो नवम भाव में पहले ही दिग्गज बैठे हैं, पहले दिग्गज बैठे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव आ रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु नवम भाव में धर्म की हानि करेगा, भाग्य की हानि करेगा। शरीर पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, शरीर को रोगी बनाएगा और तीर्थ भाव को देखने से पराक्रमी भी बनाएगा। नव दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में अवरोध पैदा होंगे, तो ऐसा राहु फल दे रहा है। अभी हम अकेले अकेले का ग्रह का फल बता रहे। केतु की बात करते तो केतु पराक्रम भाव में है, हिम्मत वाले हैं, लोगों के अपनी परेशानी लोगों को नहीं बताती, छिपा कर रखती है, अंदर ही अंदर घुटने मरने वाली बात है। पति का स्वास्थ्य कमजोर होगा और धर्म की हानि होगी और आमदनी में उतार चढ़ाव होगा। ये सामान्य ग्रह हमने आपको बताया। अभी देखिए दर्शकों, इस कन्या की शादी हुई और इस कन्या की शादी से पहले हमारे अभिभावक से एक 5 मिनट मुलाकात हुई थी चलते चलते, तो हमने उनको चलते चलते ऐसे ही मोबाइल में देख करके बता दिया था कि इस कन्या का प्रबल पितृदोष है और इसका अध्ययन करा करके आप उसके बाद शादी करना। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, हमारे कहने से या आपके सोचने से या किसी करने से नहीं। वो तो जो सोच रखा है, भगवान ने सोच रखा है, कितने दिन की सजा मिलती है उतना ही पूरा करने के बाद, कर्म फल देने के बाद ही कुछ आसान करता है। हाँ, उन अशुभ कर्मों के लिए ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं, प्रभाव तो वो देगा, लेकिन इस मनुष्य योनि में उपाय कर लेने में ही अच्छा है। वो भी क्यों, भगवान भी वचनबद्ध है, जो आप उसके लिए याद करोगे, उसको आप राम राम बोलोगे तो सामने से वो भी आशीर्वाद देगा, तो कर लेना चाहिए। अब इसका विश्लेषण ये देखते हैं कि हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। 4 ग्रह नवम भाव में हो या कहीं पर भी हो, 4 राशि का लगन हो या 4 ग्रह कहीं पर भी हो, तो प्रजा योग बनता, मतलब संन्यास योग बनता, उसको सांसारिक जीवन से कोई फायदा नहीं होता, कोई सुख नहीं मिलता। अच्छा, मान लिया। दूसरा बोलते हैं कि सूर्य के साथ बलवान भाग्येश हो। देखो, सूर्य के साथ भाग्येश तो है लेकिन बलवान नहीं हो तो अस्त है, तो ये भी निष्फल हो रहा है। सूर्य के साथ भाग्येश बलवान हो तो भी प्रजा योग बनता है और 4 ग्रह कहीं पर हो तो संन्यास, तो 4 ग्रह कहीं पर हो तो ये तो पीड़ित हो रहे हैं। 4 ग्रह तो है, मंगल भी है, सूर्य भी, शुक्र भी, राहु भी है, और इसमें मंगल तो अपनी जगह है, मंगल तो अपने ही स्थान पर है, वो भाग्य के ही स्थान पर है, अपने भाग को प्रबल करेगा, कौन अपने भाग को बिगाड़ना चाहेगा, तो यहां भी कुछ बात नहीं बनती। दूसरा, प्रासद जी ने यह भी क्लियर किया है कि उन 4 ग्रहों में से अगर अस्त होते हैं तो वो
प्रजा भी नहीं बनता, सन्यासी भी नहीं बनता और सांसारिक भी नहीं बनता। ऐसा उन्होंने हमारे ज्योतिष विद्वानों के, मैंने इसके पीछे कईयों का लिखा हुआ मैंने रेफर किया। वो कहते हैं कि जब अस्त हो गया है, पीड़ित हो गया, तो वो कहीं नहीं बनता। अब धर्म स्थान पर शनि और मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो धनहीन बनाता। जो धर्म स्थान पर सूर्य मंगल भी है, शनि का प्रभाव भी है, धनहीन सन्यासी बनाता है। तो धनहीन सन्यासी, शनि तो एक ही डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, मंगल तो उससे पीड़ित ही नहीं होगा, 25 डिग्री, मंगल तो अस्त है, तो शनि भी वो कमजोर है, उसमें धनहीन सन्यासी बनाने में भी कमजोर है। हाँ, एक बात जरूर है कि मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, अगर ये 4 ग्रह नवम भाव में है तो ऐसा जातक किसी को मानने वाला नहीं, क्रोधी भी होता है और ऐसी प्रकृति होती है उसकी, वो दरिद्र होता है और किसी धार्मिक चीज को मानने वाला नहीं होता और अपना निर्गुण जैसा जिसको बोला जाता है, उसमें कोई गुण नहीं होता। ये शास्त्रों में लिखा मिलता है। अब उसके साथ राहु हो गया। अब यहां पर बात आ गई कि भाग्येश बलवान भी नहीं है, अस्त है, सूर्य तो बलवान है अपने आप में और ये प्रथाजनक कारक ग्रह में फंसा हुआ है। तो ऐसा कुंडली में जब अध्ययन करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ना तो इसको सांसारिक सुख मिल रहा है, ना सन्यासी हो रहा है। गुरु स्वाति नक्षत्र में है और पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का भाव है। तो इस जातिका का अभी कोर्ट में केस चल रहा है। दर्शकों, ये पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, कोर्ट में जब केस चला जाता है तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद इनका संबंध सुधर जाए, वो बड़ा मुश्किल है। और बाकी तो करने वाला तो विधाता है, होगा क्या वो अलग बात है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है। अब देखते हैं जातिका की चंद्रमा की महादशा 1915 से 2025 तक, और 15 के बाद में सारा ही कांड हो गया, शादी भी हो गई और इस कंडीशन में भी आ गई। अब देखो, इसमें हम कोशिश करके देखते हैं, देना तो विधाता ने है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। नवेश मंगल अस्त है, प्रभाव नहीं दे रहा है। पंचम भाव का स्वामी 6ठे भाव में चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है। लग्नेश गुरु है, अष्टम भाव में है। अब हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अष्टम भावत ग्रहों का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन लग्नेश का धारण किया जा सकता है। तो लग्नेश का धारण करना चाहिए। कहां करना चाहिए मैं आप बताऊंगा। उसके बाद पंचमेश चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए भी 6ठे भाव का ऐसी दोषी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पंचमेश है और चंद्रमा का भी रत्न गुरु के साथ धारण कर लेना चाहिए। उसके साथ भाग्येश मंगल है, मंगल अस्त है। तो हमारे कई कई ऐसे संस्थान हैं, जैसे जयपुर है या इधर है, जो कि अच्छे व्यवसाय बने हुए हैं, अच्छे वहां पर ज्योतिष के ज्ञाता भी बैठे हुए हैं, उनके भी मैंने मैगजीन में पढ़ा, इसके लिए मैंने काफी मेहनत की। अगर हम इस जातिका को चंद्रमा और गुरु का और मंगल का भाग्यवृद्धि लॉकेट अगर हम गले में पहना दें, गले में हम अगर भाग्यवृद्धि लॉकेट पहना दें, तो गज केसरी योग भी हो जाएगा और ये योग तो हो जाएगा अपनी तरफ से। कुछ शास्त्र ऐसे भी है, हालांकि वैदिक ज्योतिष में नहीं है, लेकिन लाल किताब ये कहती है अब जिस जातक को अगर लगन में पहुंचाना है, तो उसकी जो वस्तुएं हैं वो लगन में धारण करे। तो दूसरे ग्रंथ का भी सहारा लिया जा सकता है। तो मेरा ये सुझाव है कि चंद्रमा का और मंगल का और गुरु का 3 का रत्न लॉकेट बना करके जाति का लगन में धारण करे, गले में धारण करे, और उससे पहले दोष निवारण करे। ये दोष आए तो आए क्यों? दोष आए उसके पूर्व जन्म के कर्मों से, क्योंकि कुंडली तो शापित है, शुक्र के साथ राहु, बुध के साथ राहु शापित है। नारायण बलि श्राद्ध करे,
बुध राहु का जड़त योग का उपाय करें, शुक्र राहु का भूखंड का उपाय करें और जाति का ये रत्न धारण करे विधिवत और सूर्य को जल दे, अपना कर्म करे, हो सकता है नाव सुधर जाए। ऐसा भी योग कभी कभी हमारे अनुभव में आता है। अगर इस जातिका का जीवन सुधर गया तो हम सोचेंगे कि हम इस काम में कामयाब हो गए, करने में क्या जाता है। अब आप देखिए, अगर मान लिया ऐसा ही रहा, ना तो सन्यासी हुआ ना सांसारिक हुआ, तो देखो दर्शकों जीवन कितना लंबा है। दिक्कत है, दिक्कत क्या है दूसरी मैं बताऊं। एकादश भाव का स्वामी यहां चला गया, जबकि एकादश भाव संविद सुख का भाव है। द्वितीय भाव संतान का भाव है, संतान का भाव का स्वामी अस्त हो गया, संतान के नहीं। सप्तम भाव का स्वामी इधर पीड़ित हो गया, अशुभ जगह पे चला गया। अष्टमेश शुक्र पाप करते योग में आ गया। तो ऐसे ग्रह जो है ये सब सांसारिक जीवन के हैं। जब क्योंकि द्वितीय भाव से कुटुंब का भाव है, शादी नहीं होगी तो कुटुंब कैसे वृद्धि होगी, शादी नहीं होगी तो उसकी रासान कैसे होगी, शुक्र को बचाना भी जरूरी है। तो ये कर्म करने से हो सकता है भगवान उसकी सुन ले, क्योंकि त्राणे की जब बच्ची है, त्राणे की लड़की है, कितनी लंबी उम्र है। एक समय ऐसा आएगा, ऐसे बालकों के लिए चाहे लड़की हो लड़का हो, माँ बाप भी कुछ टाइम तक साथ देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब घर में भाभी और भाइयों का राज होगा तो आप समझ सकते हो कितनी विकट समस्या होगी। तो मेरा ये ऐसा सुझाव है कि ऐसे योगों पर आप इस तरह से कर्म करके देख लो और छोड़ दो भगवान के ऊपर, जो करना उसने करना। मैं ये नहीं कहूंगा कैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कर्म तो करो, हो सकता है शायद सुन दर्शकों। आज के इस गहन अध्ययन में एक 93 यानी एक 30 साल की बालिका, जिसका कि 4-5 साल से तो केस चल रहा है, आप थोड़ा सा विचार के देखो उनके माँ बाप भाई बहन पर क्या गुजर रही होगी, ऐसी लाइफ में कैसा होगा। पर विधाता का लेख है, वो अपने कर्म का फल पा रहे हैं इस ग्रहों की जिसके अनुसार से। ऐसा है दर्शकों, मैंने आज के वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि यह हमारा जो अध्ययन है ये हमने आपके साथ यहां पर विचार प्रकट किए, शास्त्र के अनुसार प्रकट किए, तो दूसरे दर्शकों को आप शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब लिया, मैं कहूंगा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वास्तविक कुंडलियां बना करके, ऐसी वास्तविक कुंडलियां जो कि वास्तव में परेशानी में झूल रहे हैं इन दोषों से, आपका मार्गदर्शन कर सकूं, आपकी भी ज्ञान की वृद्धि हो। दर्शकों मैं कहूंगा ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहां पर काल सर्प दोष पितृदोष पूजाएं होती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जीवन का सार निचोड़ देता है, जो इच्छुक है वो लिखा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुलमनान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के राह आसान करती है, जो फायदा उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वो ऐसा पेड़ है, आपको लगभग सारी सुविधाएं मिलेंगी और जरूरत है आपको संपर्क करने की। दर्शकों फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं आपके साथ विचार विमर्श अपना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।